नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 64 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 64 का जो पहला क्वेश्चन है कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। तो अगर बात करें स्पीति घाटी के अंतिम गांव की, तो स्पीति घाटी का अंतिम गांव है लोसर। लोसर जो है वो स्पीति घाटी का अंतिम गांव है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि चितकुल गांव किस घाटी में स्थित है। तो अगर चितकुल गांव की बात करें तो ये बसपा घाटी, याद रखना किस में, बसपा घाटी में स्थित है चितकुल गांव। और अगर बात की जाए बसपा घाटी की, तो बसपा घाटी जो है इसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है। तो बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है, इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो कामरू क्षेत्र है किन्नौर का वो कहाँ पे आता है। तो कामरू हो गया आपका, सांगला क्षेत्र हो गया, वो भी सांगला घाटी में आता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पट्टन घाटी कहाँ पर है। तो पट्टन घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में, कहाँ पर है, लाहौल स्पीति जिले में, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछ लेता है कि लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी घाटियाँ हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एसपीटेट जून की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास ओनली 30 डेज वापस बचे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री हैंड रिटन नोट्स, और अगर आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर से हमसे वो हैंड रिटन नोट ले सकते हैं जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को इससे पहले पास कर चुके हैं। अच्छा, ये तो हमने कुछ यहाँ पर मुख्य मुख्य घाटियाँ जानी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा था, लाहौल स्पीति की कुछ ऐसी घाटियाँ जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो लाहौल स्पीति में आपकी मटुआ घाटी है, सीधा क्वेश्चन आता है, आपने सुनी नहीं होगी। अक्सर मैं नॉर्मल घाटी तो आपको बताता रहता हूँ, लेकिन जो आज घाटियाँ बता रहा हूँ वो थोड़ी यूनिक है, और वो है जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। मटुआ घाटी लाहौल स्पीति में है। मटुआ के अलावा आपकी पीन घाटी तो आपको पता ही है, पीन घाटी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। पीन घाटी के अलावा यहाँ पर एक है लिंगटी घाटी, तो लिंगटी घाटी भी लाहौल स्पीति में है। और एक है चंद्रा घाटी, ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में ही स्थित है। तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो रोहडू घाटी है, रोहडू घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो रोहडू घाटी को पब्बर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या रोहडू घाटी का अन्य नाम जो है वो पब्बर घाटी भी है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णा नदी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो अगर पूर्णा नदी की बात करें तो ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पूर्णा ताप्ती की सहायक, अब ताप्ती के बारे में बात कर लेते और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर ले, क्योंकि अगले बार अगर इस बार पूर्णा पूछा है तो अगले बार कोई दूसरी रिवर भी पूछ सकता है। अच्छा, बात करते हैं ताप्ती नदी की, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला का मुल्ताई के पास जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, तो बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ताप्ती नदी निकलती कहाँ से, इसका जो ओरिजिन होता है वो मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है वहाँ पर जो मुल्ताई नामक स्थान है, वहाँ पे जो पूरी रेंज है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, वहाँ से निकलती है। तो पूरा आपको याद रखना है, बैतूल जिला, मुल्ताई, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, वहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। अच्छा, ताप्ती नदी कितनी लंबी है, अगर ताप्ती नदी की बात करें तो ये 724 किलोमीटर लंबी है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अच्छा, पूर्णा आपको पता चल गया, पूर्णा ताप्ती की सहायक है। पूर्णा के अलावा आपकी गिरना किसकी सहायक है, तो गिरना भी इसकी सहायक है। गिरना के अलावा आपका हो गया पंजरा भी आपकी किसकी सहायक है, पंजरा भी आपकी ताप्ती की सहायक है। इसके अलावा बोरी के अलावा हो गया आपका मोना, बोरी हो गया, मोना हो गया। आपका अमरावती, बहुत बार पूछा गया है, अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो अमरावती भी किसकी सहायक है, आपकी जो है वो ताप्ती की सहायक है, अमरावती हो गया। आपका बूरे नदी हो गया, पंजरा हो गया, अरुणावती हो गया, गोमई पूछी गई है। सीधे क्वेश्चन देखो, अगर गोमई वगैरह आ गया तो आप खुद बताओ, अरुणावती हो गया, गोमई हो गया, अमरावती हो गया, वाकी हो गया, कहाँ सही कर पाते हैं यार, भूल जाते हैं। अनेर हो गया। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है, ताप्ती की सहायक नदी। अच्छा,
क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऐसी नदियाँ बताओ जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और कैसे बहती है, ब्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो भारत की ऐसी दो नदियाँ हैं जो कि पश्चिम दिशा की ओर गिरती है और पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, वो है नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों की दोनों नदियाँ भारत की ऐसी नदियाँ हैं जो कि पूरब से पश्चिम बहती है, और याद रखना ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है भाई, ब्रंश घाटी से होकर बहती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ब्रंश घाटी से होकर बहती है, पूरब से पश्चिम जाने की और नदियाँ है, क्या क्या नाम है, नर्मदा और ताप्ती है। और इस बात को आपने याद रखना है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती, तो ये भी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच है, तो ये है आपकी जो नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, एक्सचुरी बनाती है, और दोनों की दोनों नदियाँ जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो क्वेश्चन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अच्छा, गंगा नदी कैसे बनी, तो अगर गंगा नदी की बात करूं तो एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग नामक स्थान पे कौन सी नदी बनाते हैं, गंगा। तो अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ आती है, अलकनंदा और भागीरथी, और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग नामक स्थान में गंगा नदी बनाते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबी है, आसान सा क्वेश्चन, तो बोलेंगे 25 2525 या 25 किलोमीटर है। गंगा की बात करें तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। अच्छा, गंगा की सर सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो जी हाँ, गंगा की सहायक नदी एक यमुना होगी, रामगंगा यमुना की सहायक है। गोमती जो है वो भी किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। घाघरा नदी किसकी सहायक है, घाघरा भी गंगा की सहायक है। घाघरा के अलावा आपका गंडक हो गया, कोसी हो गया, सोन हो गया, महानंदा हो गया, ये सारी की सारी किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक है। यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और महानंदा, ये सारी की सारी किसकी सहायक है, आपकी गंगा नदी की सहायक नदी। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा था। तो चीनी यात्री जो हुएनसांग थे, इनके द्वारा जो चंद्रताल झील को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो इनके द्वारा चंद्रताल झील को क्या कहा जाता है, लोहित्य सरोवर। पहले भी एक आध बार इस क्वेश्चन को हम अपनी 64 वीडियो में देख चुके हैं। मतलब इस वीडियो की जो 60 के बाद वीडियो देख रहे हैं वो ये समझिए कि पिछली कुछ वीडियो में आपका रिवीजन अब हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख ली है तो फिर आपको HP टेट में 80 नंबर या 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और ये भी आप खुद भी बखूबी रूप से ये जानते हैं। अच्छा, हुएनसांग ने चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर कह दिया। अच्छा, चंद्रताल झील की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये चंद्रताल झील की बात करें ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो आपकी लाहौल स्पीति की जो चंद्रताल झील है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लेक ऑफ मून, चंद्रमा की झील। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रमा की जो झील है, लेक ऑफ जो मून है, वो किस झील को कहा जाता है, चंद्रताल झील को कहा जाता है। उसी प्रकार लाहौल स्पीति में एक दूसरी है सूरजताल। कौन सी है, सूरजताल, जिसको लेक ऑफ सन कहते हैं। और सूरजताल झील जो है वो कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में ही बहुत सारी झीलें हिमाचल प्रदेश में है, जैसे कि आपकी यूनामसो कहाँ पर है, यूनामसो झील लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा नीलकंठ झील लाहौल स्पीति में है। दीपक ताल और विशाल ताल, ये दोनों की दोनों झीलें लाहौल स्पीति में है। बराडोंसर झील लाहौल स्पीति में है। ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर है, आपके देखो बराडोंसर झील जो है वो डोडरा कवार और सांगला, तो शिमला और ये जो लाहौल स्पीति, ये दोनों के मध्य मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, शिमला की भी बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। शिमला में है कराली, डर्टी वाटर लेक, मैं कल ही बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है कराली झील, और ये जो है वो शिमला ज़िले में है। और अगर बात करें शिमला में, इसके अलावा तानू जुब्बड़ झील है। तानू जुब्बड़ के अलावा आपकी चंद्रनाहान झील है, जो कि जहाँ से पब्बर नदी निकलती है। तो ये याद रखना है, चंद्रनाहान झील भी कहाँ पर है, आपकी शिमला में है, आपकी तानू जुब्बड़ भी शिमला में है, और कराली झील भी शिमला जिले में स्थित है। तो शिमला की देखी है और लाहौल स्पीति की दोनों आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही परीक्षाओं में
पूछी जाने वाली है। तो एक एक चीज़ों को बहुत ही डिटेल से याद रखें, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और जो चीज़ परीक्षाओं में पूछी जाती है उनको बखूबी रूप से और अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए मेरे नज़र में। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है। अच्छा, सुदीरमन कप की बात हो रही है और अगर मैं बात करता हूँ सुदीरमन कप की, तो सुदीरमन कप जो है वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हर 2 साल बाद जो है वो सुदीरमन कप जो है वो आयोजित किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सुदीरमन कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर 2 साल बाद आयोजित किया जाता है। बैडमिंटन से जुड़े हुए कौन कौन से कप है सर, थोड़ा सा डिटेल से बताइए। अच्छा, बैडमिंटन से जुड़े हुए अगर कप की बात करूं तो ओलंपियन चैलेंजर कप, तो ओलंपियन चैलेंजर कप आपका बैडमिंटन से जुड़ा है। आपका चड्डा कप जो है वो बैडमिंटन से जुड़ा है। आपका एक है नारंग कप, नारंग कप किससे जुड़ा है, बैडमिंटन से जुड़ा है। योनेक्स कप आपका बैडमिंटन से जुड़ा है, योनेक्स कप इंपॉर्टेंट है। योनेक्स कप के अलावा उबेर कप, उबेर कप भी किससे जुड़ा है, आपका बैडमिंटन से जुड़ा है। अच्छा, टेबल टेनिस से कौन कौन से कप जुड़े हैं, टेबल टेनिस से जुड़ा है बर्ना ब्लैक कप। ये टेट में आ सकता है कि बर्ना ब्लैक कप किस खेल से संबंधित है, तो बर्ना ब्लैक कप टेबल टेनिस से जुड़ा है। इसके अलावा आपका काबिलियन कप, ये भी इससे जुड़ा है, काबिलियन कप भी। काबिलियन कप के अलावा जय लक्ष्मी कप, ये भी इससे ही जुड़ा है। इसके अलावा फुटबॉल के बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल से है। आपका बेगम हजरत महल कप, ये भी फुटबॉल से है। आपका एक बिल्ट कप हो गया, बिल्ट कप भी फुटबॉल से है। बिल्ट कप के अलावा आपका फीफा वर्ल्ड कप सबको पता है फुटबॉल से है। सुब्रतो मुखर्जी कप, ये भी आपका फुटबॉल से है। अच्छा, क्रिकेट से भी थोड़े बहुत देख लेते हैं सर, क्रिकेट से कौन कौन से है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में अगर देखा जाए तो क्रिकेट में आपके रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, आपकी शारजा कप हो गया, आपका एशिया कप हो गया, आपकी रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, बहुत बार पूछा गया है, सहारा कप हो गया। ये सारे के सारे किससे हैं, अब विजय हजारे ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, सारे के सारे क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं। तो क्रिकेट से आपके संबंधित जितने भी खेल है, इन बातों को आपने बहुत डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है। अच्छा, लीडर समाचार पत्र की बात करें तो इसका संबंध मदन मोहन मालवीय से है। ये वही मदन मोहन मालवीय जो कि 1921 को लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी के साथ कहाँ पर आए थे, शिमला आए थे, और इनके साथ कस्तूरबा गांधी भी आई थी। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो हम बात कर रहे हैं लीडर समाचार पत्र की, लेकिन साथ में हमने डिस्कस किया 1921 में जब महात्मा गांधी शिमला आए थे, किसके साथ, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, साथ में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, लॉर्ड रेडिंग को मिलने ये तीनों शिमला आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि लीडर समाचार पत्र किसका है, मदन मोहन मालवीय जी का है। कब इसको प्रकाशित किया, तो 1909 के आसपास। ये अंग्रेजी का एक पत्रिका थी लीडर, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या लीडर ही किया गया, इसके अलावा नहीं किया, और भी है। इनके द्वारा अभ्युदय, कौन सा, अभ्युदय भी इनके द्वारा ही यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। ये एक हिंदी का है, अभ्युदय याद रखना है, हिंदी का है अभ्युदय किसका है, तो अभ्युदय मदन मोहन मालवीय का। मर्यादा, अच्छा मर्यादा किसका है, तो मर्यादा है इनका ही, मदन मोहन मालवीय का। तो मर्यादा पत्रिका होगी, अभ्युदय पत्रिका होगी और लीडर पत्रिका होगी। तीनों के तीनों मदन मोहन मालवीय, ये वही मदन मोहन मालवीय जिनके द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना भी की जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत की पहला समाचार पत्र, पहली पत्रिका कौन सी है, तो पहली पत्रिका जो भारत की है आप सभी को पता होनी चाहिए, कौन सी है, बंगाल गजट। कौन सी है, बंगाल गजट है। किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की, क्या नाम है, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में कलकत्ता में जो है वो पहली पत्रिका द बंगाल गजट, भारत की पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का द बंगाल गजट जो है वो प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कब प्रकाशित किया, 1780 में किया। गलती नहीं करने का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, ऑप्शन में दिया है मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कल ही बोला था, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री है
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर लाया जाता है वो है अल हिलाल। सीधा क्वेश्चन आता है, अल हिलाल किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये उर्दू भाषा की पत्रिका है। और ये जो है वो किसके द्वारा लाई गई? तो अल हिलाल लाई गई थी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले दिया है। गोपाल कृष्ण के गोखले के द्वारा द हितबाद भाई इंपॉर्टेंट है। द हितबाद पत्रिका, तो द हितबाद पत्रिका किसने लाई? तो द हितबाद पत्रिका लाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस बात को आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और द हितबाद जो है वो कैसी है? एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। इस बात को आपने याद रखना। देखो, आपको गांधी जी का नाम जरूर याद आता होगा। गांधी जी ने कौन कौन सी पत्रिका लाई? तो गांधी जी के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट इनकी हरिजन के अलावा इनकी यंग इंडिया, और यंग इंडिया के अलावा जो इनकी है नवजीवन। तो हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये तीनों की तीनों पत्रिका जो लाई गई थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये लाई गई थी गांधी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? तो अगर बात करें भारतीय स्वशासन के पितामह की, या हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो और कोई नहीं, लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है वो 1880 से 1884 है। इनको भारत का क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं इनको भारत का स्थानीय स्वशासन का पितामह कहते हैं। इनके द्वारा ही जो है वो भारत में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसको समाप्त किया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त किया जाता है। किसके द्वारा समाप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट बात है, ये किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया जाता है। अच्छा, पहला कारखाना अधिनियम किसने भारत में लाया था? तो पहला कारखाना अधिनियम भी 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही भारत में लाया जाता है। अच्छा, इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? 1882 में जो है वो हंटर आयोग भारत में, उसका हंटर आयोग आया था शिक्षा के लिए। तो हंटर आयोग कब आया था? तो हंटर आयोग भी जो है वो किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो पहली बार नियमित जनगणना, तो भारत में 1882 में जो पहली बार क्या होता है? नियमित दशकीय जनगणना जो कि लगातार हो रही है, वो किसके द्वारा करवाई गई थी? लॉर्ड रिपन साहब के द्वारा करवाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंक दिया है। ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिंक है जिन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे? भारत के स्वतंत्र नहीं लगाना है, भारत के पहले गवर्नर जनरल। बंगाल के नहीं थे, कहाँ के थे? भारत के। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। सर, डलहौजी के बारे में क्या जानते हो? डलहौजी के बारे में कहूँगा कि इनके शासनकाल के दौरान पहली रेलवे लाइन, तो पहली रेलवे लाइन कब चली थी? 1853 में। किसके शासनकाल के समय? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे। अच्छा, बहुत बार इसकी किलोमीटर पूछ लेता है। तो मुंबई से ठाणे चली 34 किलोमीटर चली थी। इस बात को आपने याद रखना। दूसरी रेलवे लाइन भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय ही चली। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक नीति लाई जाती है जिसका नाम होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लाई? ये भी लॉर्ड डलहौजी साहब ने ही लाई थी, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? हड़प की नीति। तो हड़प की नीति के तहत अवध को ये अपने इसमें मिला लेते हैं। ये भी इस पे भी हड़प की नीति लाई थी। अच्छा, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है। और बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी इनके समय ही चली थी। इनका शासनकाल था 1899 से 1905। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।